नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज और मैं हूं अचलेंद्र कटियार और मेरे साथ है मेरे प्रधान संपादक वशिष्ठ शुक्ल। आज हम बात करेंगे गुजरात की राजनीति की। आईपीएल का सीजन है और गुजरात टाइटंस अच्छा खेल रही है और गुजरात में इस बार कोशिश है आम आदमी पार्टी की भी कि पंजाब की प्रचंड जीत के बाद गुजरात में धमाल मचाया जाए। लेकिन ये भगवा गढ़ है जिसे 27 साल में कांग्रेस नहीं भेद पाई, उसे आखिरकार आप कैसे भेदेगी। और आपकी अगर हम बात करें तो प्रदेश में आपकी कमान युवा गोपाल इटालिया के कंधों पर है और आज के रिमांड के शो में बात गोपाल इटालिया की कि गोपाल इटालिया आने वाले दिनों में किस रणनीति के साथ भगवा दुर्ग को भेदने की कोशिश करेंगे। गोपाल इटालिया, आपका स्वागत है। थैंक यू। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से गुजरात का रुख कर लिया। हर पार्टी की अपनी रणनीति, अपनी विचारधारा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी किस एजेंडे पर लड़ेगी? सबसे पहले नेशन न्यूज़ का आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना अच्छा एक शो कर रहे हैं जिसमें लोगों को जो चीज़ जाननी चाहिए वही जानने मिलेगी। आमतौर पे ऐसा होता है, बहसबाजी होती है टीवी पे बैठ के, जो मुद्दे के सवाल है वो नहीं आते हैं, मुद्दे की बात नहीं आती है और ऐसी बहसबाजी में सारी बातें ख़त्म हो जाती है। तो ये आमने सामने बैठ के आराम से बात करने का अच्छा आपने एक शो निकाला है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ नेशन प्लस न्यूज़ को जी। पंजाब में जो जीत मिली है, हम मानते हैं कि एक मौका है कुछ अच्छा कर दिखाने का। जीती तो बहुत पार्टियाँ बहुत बार जीती है, हम भी जीते, लेकिन हम इसको सिर्फ जीत नहीं मानते, इसको एक जिम्मेदारी मानते, एक मौका मानते और इस मौके को हम और बेहतर बनाएंगे और चाहते हैं कि हम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए गुजरात में भी उस अच्छाइयों को लेकर के आए। और जहाँ तक बात है गुजरात के एजेंडे की, तो जैसे कि आज तक बातें तो बहुत हो गई, सब पार्टियों ने, सभी नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। आज भी बच्चे बिना पढ़े लिखे अपना जीवन गुजारने को मजबूर बने हुए हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना पैसों के मरने को मजबूर बने हुए हैं। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। तो बुनियादी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो हम आम आदमी पार्टी है जो बुनियादी चीज़ें उसके ऊपर काम करते हैं। जहाँ मौका मिलता है पंजाब में या दिल्ली में या गुजरात के सूरत में, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम अच्छे से बुनियादी चीज़ों पे धरातल पे काम करते हैं और यही हमारा एजेंडा है कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, जब सबको बिजली पानी की सुविधाएं मिले, भ्रष्टाचार देश से नाबूद हो और देश तरक्की करे, यही हमारा एजेंडा है जी। गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विकल्प बन सकती है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी नहीं है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमको। दोनों एक ही पार्टी है, दोनों एक दूसरे को बचाती है, दोनों एक दूसरे को बनाए रखती है। बीजेपी जहां सत्ता में होती है वहां कांग्रेस के नेताओं को कुछ नहीं होता है, जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को गालियां देते, अनाप शनाप बोलते और इसी चक्कर में देश के 75 साल खराब कर दिए इन लोगों ने। तो वो दो पार्टी नहीं है, तो देश को दो पार्टी का विकल्प नहीं चाहिए। इन दोनों लोगों ने जो देश के अंदर, देखिए अभी मैं एक चीज बताऊं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन अमृत किसको मिला है? अमृत तो सिर्फ नेताओं को मिला, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को मिला, ब्यूरोक्रेट्स को मिला। अमृत तो वहां तक मिला है, बाकी के लोगों का जीवन तो जहर जैसा बन गया है। तो हम ये चाहते हैं कि अमृत ना सही, शिक्षा तो मिल जाए, पानी तो मिल जाए, बिजली मिल जाए, रोजगार मिल जाए, अमृत नहीं चाहिए किसी को। तो देश के 75 साल के बाद भी अगर हमें शिक्षा पे बात करनी पड़ रही है, पानी जैसी बुनियादी जरूरत के ऊपर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है,
तो हमें ये समझना होगा कि हमें अब पार्टियों का विकल्प नहीं चाहिए, नेताओं का विकल्प नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव एजेंडा जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर बहस हो, जिसके ऊपर सरकारें बनने के बाद आपूर्ति हो। तो हम ये नहीं कहते कि बीजेपी को हरा दो, कांग्रेस को हरा दो, सबको हरा दो, हमें जिता दो। हम ये कहते हैं कि अब हम काम की बात करेंगे, सारी पार्टियां मिलकर काम की बात करें, जहां से जो अच्छा है उसको सब लोग मिल करके लागू करें और जहां पे जो खराब है उसको सब लोग मिलकर सुधारने की कोशिश करें। तो हमारा ये बिल्कुल पॉजिटिव एजेंडा है, हमारी पॉजिटिव बात है कि हम काम करने के लिए यहाँ पे आए। गोपाल इटालिया, आपकी उम्र काफ़ी, आप युवा हैं और महज 32 साल आपकी उम्र है। आपको मालूम है 27 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। दुर्ग किला आप मानते कि नहीं मानते ये तो मैं पूछूंगा, बताइएगा। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, विधानसभा में भी खाता खुलना बाकी है, लेकिन आप जिस तरह से ललकारते हैं, आपको डर नहीं लगता है? डरेगा वो जो बेईमान होगा। डरना किसको चाहिए? बेईमानों को डरना चाहिए, देश की संपत्ति लूटने वालों को डरना चाहिए, जो सत्ता में आकर लोगों को लूटते हैं उसको डरना चाहिए। हम तो वो गलत काम कर नहीं रहे, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी आवाज उठा रहे हैं। तो हमें किस बात से डरना है? क्यों डरना है हमें? डरने वाली क्या काम कर लिया जीवन में जो हमें डराएगा? तो बात ये नहीं है कि डर लगता है कि नहीं लगता है, बात ये है कि हम गुजरात के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आज तक आपने पूछा दुर्ग मानते हैं नहीं मानते, भाई किसी का दुर्ग क्यों होना चाहिए? अब तो डेमोक्रेसी है। दुर्ग को जब डेमोक्रेसी नहीं होती थी तब किसी का दुर्ग हुआ करता था, कोई भी चीज। गढ़ कैसा? हाँ, तो गढ़ बोलिए, दुर्ग बोलिए, किला बोलिए, वो तो बिफोर डेमोक्रेसी भारत में 1947 से पहले हुआ करता था। अब क्यों गढ़ होगा किसी चीज का? अब तो डेमोक्रेसी आ गई है। अब गढ़ होना भी है तो किस चीज का होना चाहिए? शिक्षा का गढ़ होना चाहिए कि भैया बड़ौदा जो है वो शिक्षा का गढ़ है, पूरे देश से दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, या अहमदाबाद जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था का गढ़ है, या राजकोट जो है वो रिसर्च सेंटर का गढ़ है। इस टाइप का गढ़ होना चाहिए। अब बीजेपी का गढ़, कांग्रेस का गढ़, इसमें जनता का क्या लेना देना? और अगर गढ़ है भी तो गढ़ के अंदर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, क्या मिल रहा है उनको? गढ़ बीजेपी का है तो बीजेपी को ऐश आराम है, लोग तो ऐसे ही मजबूर पड़े हुए हैं, लाचार है। कोरोना में हमने देखा किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को व्हीलचेयर नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला। बीजेपी का गढ़ है और गढ़ के अंदर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या गर्व लेने की बात है? गढ़ के अंदर गड़बड़ी है। गढ़ होना ही क्यों चाहिए? क्यों गढ़ होना चाहिए? डेमोक्रेसी है, क्यों गढ़ होना चाहिए? किसी ने किसी को खरीद के थोड़ा रखा है। गढ़ नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गढ़ होने का मतलब है कि आप किसी प्रदेश के वो सूबे बन गए हो, तो क्या संविधान की मायने, संविधान क्या रह गया फिर? क्या डेमोक्रेसी रह गई? क्या मतलब वो संघीय ढांचा क्या रह गया? पकड़ की बात कर रहा हूँ, गढ़ का मतलब पकड़ से नहीं तो कि भाजपा हारती नहीं। भाजपा हारती इसलिए नहीं ना क्योंकि एक ही पार्टी है ना। दो पार्टी होगी तो एक हारेगी एक जीतेगी। जब बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है तो क्यों हारेगी बीजेपी? बताइए। गुजरात में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के ऑफिस से तय हो रही है। कौन कौन नहीं जानता इस चीज को? सबको पता है कि बीजेपी वाले तय करते हैं कि किसको कांग्रेस से टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जब दो पार्टी नहीं है गुजरात में तो बीजेपी क्यों हारेगी? 60 गांठ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल है, ऑफिशियल है, समझौता एक्सप्रेस। अरे ऑफिशियल है, ऑन पेपर है, लीगली है। गुजरात में काफी ऐसी नगर पालिकाएं हैं, काफी ऐसे तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, जहां पे बीजेपी का अध्यक्ष और कांग्रेस का उपाध्यक्ष पंचायत का चुनाव हुआ। आज ही के न्यूज़पेपर में छपा है, राजकोट की किसी कोऑपरेटिव बैंक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर एक ने अपना अध्यक्ष बनाया बैंक का, एक ने अपना उपाध्यक्ष बनाया कोऑपरेटिव। आज ही के न्यूज में। तो दो पार्टी है ही नहीं है तो बीजेपी क्यों हारेगी? मुझे बताइए, कौन हराएगा? जब दोनों एक ही है, दिखावे के लिए दो पार्टी है, अंदर से दोनों एक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि अब इसको हटाइए। अब जनता की बात करने वाली ईमानदार आम आदमी पार्टी को लाई, यही तो हम कह रहे हैं। मगर गोपाल भाई, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गुजरात दौरे के बाद एक इंटरनल सर्वे का जिक्र किया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी 58 सीटें जीत रही है। किस आधार पर यह सर्वे किया गया? सर्वे देखिए, ये आईबी के सर्वे के इनपुट के आधार पे कहा गया। गुजरात में गुजरात की इंटेलिजेंस ब्रांच जो है वो लगातार सरकार को जो रिपोर्ट देती है, वो जो सर्वे करते हैं, वो जो देखते हैं, वो जो एनालिसिस करते हैं, उस आधार पे केजरीवाल जी भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, गुजरात में भी ब्यूरोक्रेट्स है, दिल्ली से भी है, पंजाब से भी है, उत्तर प्रदेश से, तो होगा कहीं उनका जान पहचान रिश्ता होगा। और इतने बड़े लेवल पे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरनली होती है। तो उस आधार पे उनको पता चला, उनको मिली बात, तो सार्वजनिक तौर पे कहा है। अब सीएम अगर कोई बात बोलेगा तो उसकी भी अपनी भी खुद गंभीरता होती है,
तो अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े ऑथेंटिक वे में कहा है कि आम आदमी पार्टी 55 से 58 सीटों पे लीड कर रही है आज की तारीख में। मगर भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे करके खारिज कर दिया कि ये तो खुद का सर्वे, खुद की पीठ भारतीय जनता पार्टी तो ये भी खारिज कर रही है ना कि कोरोना में कोई नहीं मरा है ऑक्सीजन की कमी से, ये भी खारिज कर दिया। तो क्या कोई नहीं मरा है? वो चाहे तो इस दुनिया को खारिज कर दे, वो चाहे इस देश से सब चीज खारिज कर दे, वो तो मानते ही नहीं ना बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो मानते ही नहीं महंगाई बढ़ी है, वो तो मानते ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है गुजरात में, वो तो मानते ही नहीं है कोई चीज को, वो तो सब चीज खारिज कर रहे। तो उनके खारिज करने से मतलब ऐसा थोड़ा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनका तो धंधा ही यही है, जो चीज उनके खिलाफ जा रही है, उनके अगेंस्ट में जिस चीज का नरेशन बन रहा है, वो उन सारी चीजों को खारिज कर रहे हैं। तो उनके खारिज करने से कोई चीज खारिज नहीं होती है। जनता कहती है, जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया इस बार। बताइए, सूरत में आम आदमी पार्टी को जिता दिया और काफी जगह पे अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे स्ट्रांग बन रही, तो उसको स्वीकार कर रहे लोग। तो अब जनता ने बीजेपी को टोटली खारिज कर दिया। अब बीजेपी क्या खारिज करती है क्या नहीं करती, कोई लेना देना नहीं है। आपके जो राज्य प्रभारी है, आप आम आदमी पार्टी ने सबसे कद्दावर या चाणक्य जो कहे गए संदीप पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि हम यहाँ पर नंबर 1 की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए, आपसे मैं जानना चाहूँ, शून्य से सीधे शिखर का सपना है? बिल्कुल, सपना बड़ा ही होना चाहिए। अगर सपना ही छोटा होगा तो मिलेगा क्या आपको वास्तव में? तो हमारी जो हमारा लक्ष्य है वो बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में ही लक्ष्य बड़ा है, हमारी मेहनत भी बड़ी है। हम ग्राउंड लेवल पे सारा वो काम कर रहे हैं जो काम आज तक गुजरात के इतिहास में विपक्ष ने नहीं किया है। हमने गुजरात के इतिहास में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड किया है कि हम बीजेपी के स्टेट मुख्यालय को हम घेरा कर लिए, हम वहां घुस गए, हमने वहां जाके ज्ञापन देने की कोशिश की। आज तक गुजरात के इतिहास में कोई बीजेपी के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाया। तो हमारा सपना जो है, हम उसको पाने के लिए हर हाल में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह टीवी बयानों में ही दिखेंगे, हम हर चीज में धरातल पे, जमीन पे सारा वो काम कर रहे हैं जो हमें हमारी पार्टी को नंबर 1 में लाने के लिए करना चाहिए, सब चीजें कर रहे हैं। मगर गोपाल भाई, राजनीतिक हलकों में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि इसी साल जो चुनाव होने हैं इसमें आम आदमी पार्टी बीटीपी के साथ एक हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतर रही है। तो ये प्राइमरी एंगेजमेंट है या सब कुछ तय हो गया? देखिए, छोटू भाई वसावा आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने काफी संघर्ष करते हुए अपनी अलग पहचान भी बनाई है, अपनी पार्टी भी बनाई है और अपनी राजनीतिक ताकत बनाई है। और उस ताकत के दम पे उन्होंने विधानसभा में हर बार आदिवासियों के लिए, गरीबों और मजदूरों के लिए आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी भी गरीबों के लिए लड़ती है, समाज के पिछड़े हुए तबकों के लिए काम करती है, शिक्षा और सारी चीजों का काम करती है। तो अभी प्राइमरी लेवल पे छोटू भाई ने जो संघर्ष किया है और आम आदमी पार्टी संघर्ष से आई हुई पार्टी है, तो दोनों के वैचारिक तालमेल जो है उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं। बाकी की राजनीतिक चीजें जो है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो आगे आगे तय की जाएगी, ऐसे ऐसे बताई जाएगी। आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि गठबंधन हुआ है। देखिए, अभी गठबंधन हुआ होता तो डिक्लेयर कर देते। गठबंधन होना है तो उसमें लीगल प्रोसेस भी होती है। तो अभी मैंने कहा कि संघर्ष की समानता है। छोटू भाई ने संघर्ष किया है, अरविंद केजरीवाल ने संघर्ष किया है, दोनों का वैचारिक तालमेल है। वो भी समाज के पिछड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी पिछड़े लोगों के लिए काम कर रही है। तो सारी चीजों का जो तालमेल है, उस तालमेल को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस तालमेल को आगे बढ़ाते हुए एक राजनीतिक ताकत अच्छी बनाई जाए गुजरात में। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी और बीटीपी पास क्या है? प्रधानमंत्री दाहोद पहुंचे और 28,000 करोड़ की उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया। तो क्या ये माना जाए कि आपका डर है? देखिए, कौन हमसे डरता है कौन नहीं डरता है उस बात पे जाने से अच्छा है कि जनता प्यार करती है। जनता चाहती है कि इस बार आम आदमी पार्टी आए। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या किसी को डराएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं डरा सकेगा, इस बात पे हम कायम हैं। हम किसी को डराए ना डराए, हमसे कोई डरे ना डरे, वो बात इतनी मायने नहीं रखती है। हम किसी से नहीं डरेंगे, चाहे वो कोई भी होगा इस देश का। हम ईमानदार लोग हैं, जनता की आवाज बन के लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारी आखिरी लड़ाई किसी से डरने की, किसी को डराने की, किसी को हराने की नहीं है। हमारी लड़ाई है कि गुजरात के लोगों को जिताया जाए, आम आदमियों को जिताया जाए। आज तक सारी पार्टियां जीती, सारे नेता जीते, लेकिन लोग तो हारे ही हारे। इस बार हम ये चाहते हैं कि लोग जीत जाए, पार्टियों का जो हो। बिल्कुल। मगर गोपाल भाई, 1 मई को गुजरात स्थापना दिन है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल और छोटू वसावा ने, जैसे आपने कहा कि एक बड़े
पैमाने पर एक आदिवासी महासंकल्प सम्मेलन भी होगा। आप क्या मानते हैं कि वो आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल होगा। छोटू भाई, जैसे मैंने कहा, छोटू भाई और महेश भाई एक मुखर आवाज है आदिवासियों की। उन्होंने काफी लंबे अरसे से अपनी आवाज उठाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई आदिवासी समाज में, और आदिवासी समाज भी काफी सालों से बीजेपी कांग्रेस को वोट दे 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 करके देख लिया, मिला तो कुछ नहीं है। तो ये जो सम्मेलन है उसका मुझे लगता है काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पूरे गुजरात में अच्छा प्रभाव होगा। लोग भी देखेंगे कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है, तो लोगों का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो बीटीपी से आपको फायदा होगा या आपको आपसे बीटीपी को? इससे गुजरात को फायदा होगा और आदिवासी समाज को फायदा होगा। ये सवाल थोड़ा अलग है। आप मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल, उनके प्रति बड़े नर्म रहते हैं थोड़े से इन कंपैरेटिव। अगर मैं सीआर पाटिल साहब की बात करूं, सीआर पाटिल साहब को आप बहुत आड़े हाथों लेते हैं, इसकी क्या वजह है? वो भी एक संघर्ष करके कांस्टेबल से प्रदेश अध्यक्ष बने। नहीं, इसमें सॉफ्ट रहना हार्ड रहने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कोई एलओपी तो हूँ नहीं, मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे आमतौर पर जनता की बात करनी है। मेरा काम, कांग्रेस ने काफी साल तक ये करके देख लिया कि जो रूलिंग पोजीशन में उसको कोसते रहो कोसते रहो कोसते रहो, जनता को क्या फायदा है? आप कोसते रहो, चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टरों को कोसते रहो पूरे दिन भर, पूरे 5 साल तक, जनता को क्या मिलेगा? तो हम कोसते भी है, जब टाइम आता है, ऐसी बात होती है, ऐसा विषय होता है, ऐसी चीज होती है तो कोस लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर उठो और कोसने का चालू कर दो काम। हम तो जनता की बात करते हैं। आप पिछले कई भी दिनों की कोई भी चीज, मेरी एक्टिविटी या आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी देखो, हम तो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली, पानी, हक और अधिकार की बात करते हैं। तो हमारा मेन काम यह है कि हम मुद्दों पे टिके रहे, मुद्दों पे अड़े रहे और मुद्दों की बात करें। जनता को तो मुद्दे से ही लेना देना है। आदमी आज है कल नहीं है, तो आदमी को लेकर के क्या बोलना है? नहीं, आप उनको सुपर सीएम मान दे तभी आप कमलम गए, नहीं तो मुख्यमंत्री के पास आप जाते। हाँ, तो देखिए, पिछले दिनों में जो भी डिसीजंस हुए, विधानसभा में कुछ कानून बने, फिर उस कानून को वापस लेने की बात आई, या पेपर लीक हुआ, या लोक रक्षक की भर्ती, या विद्या सहायक, मतलब गुजरात में जो लोगों के बीच में से जो प्रमुख मांगे उठी, आंदोलन हुए, उस सारे आंदोलनों को रिस्पॉन्ड किसने किया? सीएम ने नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने किया। मतलब गुजरात में पानी का आंदोलन हुआ, बिजली का हुआ, किसानों का हुआ, तो उसको रिस्पॉन्ड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं? आंदोलन तो सरकार के सामने है, मुख्यमंत्री से लोग मांग रहे, तो सीआर पाटिल कौन होता है रिस्पॉन्ड करने वाले? तो जनता तो समझ रही है ना कि पानी अगर कोई मांग रहा है तो चीफ मिनिस्टर से मांग रहा है, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट से थोड़े मांग रहा है कोई। अगर कोई रोजगार मांग रहा है, कोई शिक्षा की भर्ती में गड़बड़ी है, उसको सुधारने की मांग कर रहा है, तो किससे कर रहा है? सीआर पाटिल तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीएम से कर रहे। लेकिन सीएम तो किसी भी बात में बोल नहीं रहे, सीएम तो चुप है। सारी चीजों का जवाब अगर सीआर पाटिल दे रहा है तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो सुपर सीएम है। लोग समझ रहे हैं वो सुपर सीएम है। इसीलिए आपके निशाने पर रहते हैं। मेरे निशाने पे तो देखिए, मेरे निशाने पे कोई नहीं है। हमारे निशाने पे हमारा लक्ष्य है कि गुजरात के लिए कुछ अच्छा काम करना है। हमारी सारी शक्तियां, हमारी सारी जो हमारे दिमाग में जो अच्छी सोच है, सारी जो एनर्जी है, वो गुजरात के लोगों के लिए लगाना है, ये हमारे निशाने पे है। मगर गोपाल भाई, पंजाब में पार्टी को प्रचंड जीत मिली, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और फिर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, तो उसका फायदा हुआ? ये बात गेम चेंजर रही। देखिए, इस देश ने काफी सालों तक देखा है कि चेहरों पे वोट करके देख लिया कि इसका चेहरा है, तो लोग जोश में चेहरे को सीएम बना दिए, पीएम बना दिए, मंत्री बना दिए, पार्टियों को जोश जोश में सब कुछ बना दिए। आजादी के 75 साल इस चीज में गए कि चेहरों पे चुनाव हो गया, जातियों पे हो गया, धर्म पे हो गया, हर चीज पे चुनाव हुआ। मुद्दों के कभी चुनाव नहीं हुआ कि भैया आपको हम शिक्षा देंगे, चुन करके चाहे ये आदमी आएगा चाहे वो आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो आपके लिए स्कूल बनवाएगा, आपके लिए अस्पताल बनवाएगा, बिजली देगा। तो पंजाब की चुनाव को काफी एस्पेक्ट्स है, काफी चीजें, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज रही मुद्दों की राजनीति। पंजाब की जनता ने देखा कि भाई ये मुद्दों की बात कर रहे। आज तक तो कोई ने ऐसी बात नहीं करी। सारी पार्टियां बोलती है मुझे वोट दे दो, उसको मत दो, मुझे दे दो, उसको मत दो। ऐसा तो इतने सालों से चलता रहे। पहली ये पार्टी है, उसने बोली मुझे वोट दो तब मैं ये काम करके आपको दूंगा। तो ये बात लोगों को अच्छी लगी कि भाई ये काम की भी बात कर रहे हैं। मगर इसमें से एक ये एक्सपेक्ट तो वो भी है ना, सब है। भगवत मान का नाम घोषित करना गेम चेंजर रहा। अच्छी बात है। भगवत मान साहब हमारे बड़े लीडर है, काफी सालों से पार्टी में रहे, पंजाब की जनता के लिए बहुत लड़े, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा
आवाज उठाने वाले, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले, सबसे ज्यादा मुखर के बोलने वाले एमपी का अवार्ड भी भारत सरकार ने उन्हीं को दिया है। तो इतनी आवाज उठाई, इतना संघर्ष किया, तो लोग भी उनको सम्मान देंगे। लेकिन गुजरात में भी पंजाब की तरह चेहरा तय होगा। देखिए, हमारा ऑल टाइम चेहरा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्ति हमारा परमानेंट चेहरा है। आदमी आएंगे, फिर भी आदमी ये वादे कौन पूरे करेगा? नहीं, मतलब वादे करेंगी, पार्टी करेंगी ना। तो पंजाब में, दिल्ली में, सारी जगह यही है। मैंने तो कहा ना कि सारे एस्पेक्ट में काफी एस्पेक्ट्स है, लेकिन एक एस्पेक्ट बड़ा है कि आप मुद्दों पे बात करते हैं। अब मुद्दों की बात मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन बात मुद्दे की है, ये असल में चीज है। आदमी कल को बदल जाएगा, लेकिन मुद्दा रहेगा अगर उसकी जबान पे, तो लोगों का काम होना चालू हो जाएगा। आपका कहना ये मुद्दा पकड़ रहे हैं लोग अब? बिल्कुल, आज तक किसी ने मुद्दे की बात ही नहीं की, तो लोग क्या करते? लोग मजबूर थे, लोग चाहते थे कि मुद्दों पे बात हो, मुद्दों पे काम हो, लेकिन कोई तो होना चाहिए। एक क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन इसके पहले मुद्दों की बात आपने करी, तो इसमें बुलडोजर, लाउड स्पीकर, ये मुद्दे चल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं जब ये मुद्दे आ जाते हैं? बुलडोजर, लाउड स्पीकर, बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए? बतौर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई भी बच्चा बिना पैसों के पैसा नहीं होगा और बिना पढ़े लिखे ही उसको जीवन यापन करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मुद्दे देश भर में 100 मुद्दे, हमें तय करना है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मीडिया में आप है, हम राजनीति में है, लेकिन दोनों का समाज से वास्ता है। रात को जब घर जाते हैं तो हम समाज में जाते हैं। समाज एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम रहते हैं, पले बढ़ते, बड़े होते, आगे बढ़ते। हम एक नागरिक बन के अगर हम सोचे तो हम खुद से ही तय कर पाएंगे कि क्या मुद्दा होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो मुद्दा होना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि देश में काफी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिसके जेब में पैसा नहीं है, इसलिए उसको दवाई नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो अगर नागरिक बन के हम आप सब मिलकर सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, लाउडस्पीकर होना चाहिए। नागरिक बन के सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मुद्दा है वो जो बुलडोजर होना चाहिए या अस्पताल होना चाहिए। हम सब कैपेबल है सोचने के लिए, लेकिन हम तय करेंगे कि क्या मुद्दा, लाउडस्पीकर होगा, बुलडोजर होगा, स्कूल होगी, अस्पताल होगा, भ्रष्टाचार मुक्ति होगी। हम रख रहे हैं हमारा मुद्दा सामने कि भाई हम तो बिल्कुल डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करने वाले, रोजमर्रा जरूरत जो जिस चीज से जुड़ी हुई है, 365 दिन जो मुद्दे प्रभावित करते वो मुद्दे आपके लिए बिल्कुल हैं। बिल्कुल डे टू डे। आदमी सुबह जब उठता है तब उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, फिर बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकारी दफ्तर में जाएगा तो उसको थोड़ी सी इज्जत चाहिए और बिना पैसे दिए वो अपना काम करवा सके, ऐसा सिस्टम चाहिए। जिंदगी जीता है तब तक ये चाहिए। तो हम उस पर बात करें। ये क्या हो गया, बुलडोजर हो गया, ये हटाओ, मतलब लाउडस्पीकर, ये क्या बात? ध्यान भटकाने की कोशिश। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते। बहुत बहुत मुद्दों के आधार पर आपने कहा कि मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि जब ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में जुड़े, पत्रकारिता छोड़कर वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बने, और मैं बात कर रहा हूँ ये पिछले महीने की, जहाँ पर वडोदरा के एक बड़े नेता उनसे मिले, तब उनका ये बयान था जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कहा कि मैं सीएम फेस हूँ और अगर आप चाहो आप अपने साथ लोगों को लेकर आओ तो मैं आपको वो डाइवर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप बोल रहे हैं कि पार्टी मुद्दों के आधार पर लड़ेगी, यहाँ पर तो सीएम अपने आप तय भी होने लगे हैं। नहीं, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं क्या है, मैंने जानता नहीं हूँ, मैं क्या बोलूंगा। नहीं, मगर अगर ऐसा है तो क्या? नहीं, ऐसा होगा नहीं। कुछ बातें अगर आपने उल्टा सीधा सवाल पूछ के बुलवा लिए होगा तो पता नहीं है मुझे। हाँ, अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की। यस कि आपके काफी पुराने मित्र हैं, तो इसके लिए आपने न सिर्फ दरवाजे खोले मगर बाहें खोलकर आपने उनका स्वागत करने का सोचा, मगर हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में नहीं आए। आप क्या मानते हैं कि हार्दिक पटेल का जो अभी स्टैंड है वो खुद असमंजस में है, तो आज इस मंच से उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो हर वक्त जो भी कहना चाहेंगे वो लोगों के बारे में कहना चाहेंगे, लोगों के बिहाफ पे कहेंगे और लोगों के लिए ही कहेंगे। मैंने अभी कहा कि आदमी आज है, आदमी कल नहीं है। ये बात ठीक है, हम मानते हैं कि सबका अपना अपना एक प्रेजेंस है, पॉलिटिकल और सोशल प्रेजेंस है। हार्दिक का भी है, हम सबका एक प्रेजेंस है। लेकिन लंबे समय की अगर फ्यूचर की बात करें तब तो सब जनता ही जनता है। तो मैं हार्दिक की किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि हमें जनता के बारे में ही हर वक्त सोचना चाहिए।
और जनता, देखो ये चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। इतने साल हमने इस चीज़ में खराब किए कि ये नेता इधर जा रहा है, आपका क्या मानना है, ये उधर से आ रहा है, आपका क्या मानना है, इसने ये स्टेटमेंट दे दिया, आपका क्या स्टेटमेंट है। इसमें इतने साल खराब हो गई, न इसमें शिक्षा की बात आई, न अस्पताल की आई, न रोजगार की आई। कल को जाके बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, फिर मुझे पूछा जाएगा आपका क्या कहना है, उसने ये बोल दिया, फिर मैं कुछ बोलूँगा, फिर वो कुछ बोलेगा, ये बोलेगा, मतलब क्या है ये। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई। जिसको जहाँ जाना है जाए, जिसको जहाँ आना है वो आए, लेकिन बात मुद्दों पे होनी चाहिए कि भाई स्कूल कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, सबको शिक्षा कब मिलेगी। आज इस देश का बच्चा शिक्षा नहीं पा रहा है। अब जब पूरे देश के हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही तो फिर कौन गोपाल इटालिया, क्या लेना देना है, कौन सीएम कौन पीएम, क्या उस बच्चे को क्या लेना देना है जिसको स्कूल ही नहीं मिला। फिर मैं कुछ बन जाऊं, हार्दिक कुछ बन जाए, आप कुछ बन जाओ, क्या लेना देना है जब उसको लिखने तक नहीं आता खुद का नाम। फिर क्या इस देश में हम बहस कर रहे हैं, क्या किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी मर रहा है, जिसको अस्पताल नहीं मिल रही, जिसको दवाई नहीं मिल रही है क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं है, फिर उसके लिए क्या सीएम, क्या पीएम, क्या प्रदेश अध्यक्ष, क्या आम आदमी पार्टी, क्या भाजपा, क्या रह गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हर वक्त अगर बात मुद्दे की होगी तो कुछ काम भी होगा। और हम यही करना चाहते हैं कि राजनीति को बदलेंगे, राजनीति को मुद्दों पे लेके आएंगे, बहसबाजी से राजनीति को हटा करके यहाँ लेके आएंगे जहाँ बात सिर्फ शिक्षा की होगी, अस्पताल की होगी, रोजमर्रा जरूरत की होगी। राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने यही उद्देश्य से पार्टी बनाई है, इसी उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। काफी हद तक राजनीति को पूरे देश की प्रभावित भी किया है उन्होंने, काफी हद तक राजनीति को बदला भी है। काफी ऐसे फैसले हुए जो देश के इतिहास में पहली बार लिए गए और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लिए, तो करके भी दिखाया, राजनीति को बदल के भी दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने। हार्दिक का जिक्र हुआ, हार्दिक ने पहले भी बयानों में कभी कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। इसके साथ साथ मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप गुजरात प्रदेश को देखते हैं तो वो कौन सी बातें आपको लगती हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आम आदमी है, गुजरात के जो छोटे लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उसके जो सपने हैं, उसकी एस्पिरेशन है, उसको लीड करती है पार्टी। आम आदमी चाहता है कि उनके बारे में बात हो। छोटा व्यापारी हो गया, किसान हो गया, बेरोजगार युवा हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, छोटी नौकरी करने वाले प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, आज तक उसकी बात ही किसी ने नहीं की। हम उन्हीं की बात को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं की पीड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं और जहां सरकार में है उन्हीं के लिए शानदार काम करते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव सी बात है, वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अब पार्टियां बड़ी बड़ी, नेता बड़े बड़े, उनकी बातें बड़ी बड़ी, छोटे लोगों की तो कौन सुन रहा है। छोटा आदमी तो ये चाहता है ना कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। अब बड़ी बड़ी पार्टियां छोटे आदमी के बच्चे को पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे, तो हम वो बात कर रहे हैं कि हम छोटे लोगों के बच्चों को फ्री में अच्छी शिक्षा देंगे। देखिए, हमारी सारी बातें घूम फिर के मुद्दों पे आएगी। कोई कुछ भी पूछ ले, कोई कुछ भी कर ले, राजनीति में चाहे कुछ भी हो जाए। आप डेविएट नहीं होंगे इधर उधर? नहीं, क्यों होना, इधर उधर में तो 75 ईयर्स बर्बाद हो गए इस देश के। आप इधर उधर की बात। लेकिन पंजाब की तरह कांग्रेस में जो अंतरकलह है, क्या वो आपदा में अवसर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए? अरे सर, एक राजनीतिक दल के तौर पर साहब को ही से पूछूंगा मैं। नहीं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि दो पार्टी ही नहीं है प्रदेश में, फिर अंतरकलह की क्या बात हो गई। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है, फिर कलश है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही है, इतने सालों से एक है, ऑन पेपर है कि मैंने तो कहा दोनों ब्लॉक परिषद दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं, कॉर्पोरेशन में दोनों गठबंधन करके चलाते हैं ऑफिशियली। जब दो पार्टी नहीं है तब वो कांग्रेस में अंतरकलह है नहीं है, बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मतलब है? एक ही पार्टी है और एक पार्टी के दो स्वरूप दिखा के ठगा जा रहा है लोगों को बार बार कि भैया ये बीजेपी के सामने कांग्रेस लड़ रही है। इस बड़ी बात का मैं कांग्रेस के नेताओं से जवाब लूंगा। बिल्कुल पूछिएगा जी। मगर गोपाल इटालिया, 2017 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा जब वहां पर उन्होंने करीबन 41% वोट शेयर लिया। अब 2022 में इलेक्शन होने हैं। आम आदमी पार्टी चूंकि बड़े लंबे समय से अब ग्राउंड जीरो पर आप काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना बढ़ेगा इससे और क्या फायदा होगा? अभी कहाँ तक पहुंचा ये तो आंकड़ों की बात हो गई, इसमें मैं कोई बड़ी बड़ी बात कहना नहीं चाहूंगा। फिर से मैं हमारी बात पे आ जाता हूँ। हम तो चाहते हैं कि लोग हमारा काम देखेंगे, हमारी लीडरशिप को देखेंगे, पार्टी के ब्रांड को देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखेंगे और इस हिसाब से हमें आशीर्वाद देंगे।
और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं पूरी नीयत से अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा शानदार होगा। मैं एक सवाल फिर से मैं पंजाब में आपको ले चलूंगा। पंजाब की जीत के बाद एक बड़ा डिस्कस हुआ, देश के राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उन्होंने एक बड़ी लंबी एक एनालिसिस हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह गुजरात में कर सकती है, एक व्यू पॉइंट ये है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि चूंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का होम स्टेट, तो पार्टी की स्थिति गोवा और उत्तराखंड जैसी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड पर से लोग देखिए बिल्कुल तैयार है। गुजरात के लोग इस बार तैयार है, क्लियर है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। जहां तक बात हमारी है, हम जहां तक हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे वो सारे वोट हमें मिलने हैं। जिस घर तक हमारी बात पहुंच गई, आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल के कामों की बात पहुंच गई, वो सारा वोट आम आदमी पार्टी को मिलना तय है। और हम इसी काम में लगे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा घर तक, परिवार तक, लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाए। और इसके लिए चाहिए संगठन जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। हम सारे तौर तरीकों से पार्टी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को बड़ा बना रहे हैं। और उस संगठन के, क्योंकि संगठन होता ही इसलिए ना, मैसेज पहुंचाने, ग्राउंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए संगठन होता है। जो ऊपर से जो अच्छी बात होती है, काम की बात होती है, वो नीचे तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारा बिल्कुल, हम होपफुल है, कॉन्फिडेंट भी है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। होम स्टेट है तो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमित शाह जी यहाँ से चैलेंज मानते नहीं, चैलेंज तो है। राजनीति अपने आप में ही एक चैलेंज है। इसमें मानने नहीं मानने क्या, राजनीति ही खुद ही एक चैलेंज है। यहाँ पे हर चीज चैलेंज है, तो चैलेंज मानते हैं, लेकिन चैलेंज से हम डरते नहीं है। चैलेंज है तभी हम यहाँ है, और उस चैलेंज को हम करेंगे, पूरा करेंगे, स्वीकार करते हैं। बिल्कुल करेंगे और शानदार करेंगे जी। मगर गोपाल इटालिया, हाल ही में जिनका कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है, ऐसे प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार है, उन्होंने गुजरात चुनाव को मद्देनजर एक मंत्र दिया था, पोडाम, जिसमें पटेल, ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुसलमान, जैसे खाम थियरी थी, ऐसी ये पोडाम थियरी है। अब आम आदमी पार्टी ऐसी कौन सी थियरी के साथ चुनावी अखाड़े में उतरेगी? हमारी थियरी है कि अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बिजली घर घर तक पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्ति करेंगे, कभी भी पेपर लीक न हो ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो इन सारे का जो पहला वर्ड से उसको जोड़ के बना लीजिए थियरी। एजुकेशन से ई ले लीजिए, हेल्थ से एच ले लीजिए और बनाइए कोई अच्छी थियरी। कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं होगी। देखिए, कास्ट बेस्ड राजनीति इतने सालों तक हुई, फिर कास्ट को क्या मिला? हर जातियों ने अपनी अपनी राजनीति कर ली। आज उस जाति के सारे बच्चों को रोजगार मिला है, सारे बच्चों को शिक्षा मिली है। खाम थीरी आ गई, पोड़ाम आ गई, ये धड़ाम धड़ाम सब राजनीति आ गई, फिर भी लोग तो वहीं के वहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिला कोरोना में, खाम थीरी में वोट दिया फिर ऑक्सीजन नहीं मिला, पोड़ाम में दे देते फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इस जाति उस जाति, इस चेहरे पे उस चेहरे पे वोट दे दिया फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि सारी चीजों पे वोट दे दिया लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, स्कूल नहीं मिला, अब हमें वोट दीजिए, हम ऑक्सीजन भी लाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम सारी चीज करेंगे। तो हमारी तो सिंपल सी थ्योरी है, एजुकेशन से ई है, हेल्थ से एच है, इलेक्ट्रिसिटी से फिर ई है, वाटर से डब्ल्यू है, सब है। तो हमारी तो यही थ्योरी है, पूरा एबीसीडी लाएंगे हम। अगर हार्दिक पटेल भी कहते हैं कि उनका भी मन स्कूल और अस्पताल बनाने का, तो क्या स्टैंड होगा आपका? और बिल्कुल स्वागत है, नरेश पटेल भी कहते हैं बिल्कुल स्वागत है। जिस किसी का भी मन मुद्दों की राजनीति में होगा तो हम उनका पूरे दिल से स्वागत सम्मान करेंगे। दोनों यही तो देश में अरे हम तो कल को बीजेपी से जिसको निकाला है वो कल को आके कहेंगे कि हमें भी मुद्दों की राजनीति करनी है, तो बिल्कुल स्वागत है। यही तो हम चाहते हैं, पूरे देश में मुद्दों की राजनीति हो। फिर ये नहीं देखना है कि ये पार्टी करे वो पार्टी करे। स्कूल जो बनाने की बात करेंगे हम सारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन एक ऑप्शन देंगे आपको, अगर हार्दिक पटेल और नरेश पटेल में एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? दोनों को चुन लेंगे, एक को क्यों चुनेंगे भाई? क्यों एक को चुनेंगे हम? अभी मैं बोलूं कि मैं आप ही से बात करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, तो ये क्या बात होगी? दोनों से बात कर रहा हूं मैं। दोनों के लिए तैयार हैं आप? सबके लिए तैयार है। पूरे गुजरात में जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के गुजरात के जनता के हित में लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं जी, और गुजरात को इस बीजेपी कांग्रेस की गंदी राजनीति से छुड़ा के मुद्दों पे लाना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है, उन सब के लिए तैयार है। मगर गोपाल भाई, आप गुजराती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत की अगुवाई कर रहे हैं, वो भी गुजराती है, मगर आप लगातार उनको कोसते रहते हैं, तो क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं कोसा? बताइए क्यों कोसेंगे? तो और आप बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं?
देखिए ठीक कर प्रधानमंत्री रहे की जो राजनीति है, अच्छा। प्रधानमंत्री का जो विजन है, उनको आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष एंडोर्स कर रहा है। बता रहा हूं मैं, अब मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। बोलिए। आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में भारत की अगुवाई कर रहे, तो इससे पहले वाले नहीं कर रहे थे? इससे पहले वाले भी भारत की अगुवाई पूरे दुनिया में कर रहे थे। तब यही जो प्रधानमंत्री जी है, जो मुख्यमंत्री थे, वो बड़ी बड़ी गालियां देते थे। तब ये सवाल पूछा जाता नहीं कि आप भारत के प्रधानमंत्री को एक चीफ मिनिस्टर क्यों कोस रहा है। और नीतिगत जो चीजें होती है उसमें ऐसा मतलब ये कोई सवाल हो गया एंडोर्स कर रहे नहीं कर रहे। अरे भाई, इतनी सारी चीजें होती है, उसको देखने का कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने नजरिए होते हैं। तो चीजों को हाँ या ना में बोल देना ये कोई चीज नहीं होती है। मगर एक तो नजरिया आप तो बताइए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी यहाँ इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, आज गुजरात के स्कूल की स्थिति क्या है उस आधार पे मैं देखूंगा उनको वहां पे। अगर गुजरात के स्कूल ठीक नहीं है, उसमें अस्पताल नहीं है, कमरे नहीं है, बेंचेस नहीं है, फिर क्या हुआ इतने साल तक यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसी से मुझे खुश होना है? या मेरे गांव का एक स्कूल भी थोड़ा अच्छा सा बढ़िया सा बनेगा और उसको देख के मुझे खुश होना है? आज गुजरात के अस्पताल की हालत हमने कोरोना में देख ली। देखिए, अस्पताल की बात छोड़िए, स्मशानों में भी लाइनें लगी हुई थी गुजरात में। और यहां तक मीडिया ने यह खबर दिखाई, पूरे प्रदेश के सारे मीडिया ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई कि शमशानों में घूस ली जा रही है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। यही चीज हमने गुजरात में देखी। अगर आप प्रधानमंत्री जी को गुजरात से जोड़ के देख रहे हैं तो इस चीज को भी जोड़िए प्रधानमंत्री जी के साथ कि प्रधानमंत्री जी के होम स्टेट में शमशानों में घूस ली जाती है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए। क्या इस बात का गर्व लेंगे हम कि भैया मेरे रिश्तेदार की डेड बॉडी आप उसको थोड़ा जल्दी से। हम ये चाहते थे, कोई चीज अच्छी लगती है क्या गुजराती है, मतलब देखिए सब अच्छा है, सब अच्छा है, कोई चीज बुरी नहीं है जी। लेकिन एक सवाल और, जैसे पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में करीब 8000 सीटें प्रदेश में थी और आम आदमी पार्टी ने जो हमारे पास आंकड़े हैं 1900 सीटों पर सीधे सीधे प्रत्याशी उतारे थे। तब से अब जब फाइनल मुकाबले की तैयारी अब आम आदमी पार्टी कर रही है, स्थिति कितनी बदल गई है? बहुत अच्छी स्थिति हुई है। और इस चीज को आप देखिए कि बीजेपी वाले जो शुरू में आम आदमी पार्टी जो टोपी पहनते हैं उसकी बड़ी बुराई करते थे। अब ग्राउंड पे हमारी इतनी अच्छी पकड़ बनी हुई है, लोग इतने अच्छे जुड़े कि वो खुद भी अब टोपी पहन लिए अपनी। बताइए अब इससे अच्छा क्या प्रमाण है आपको? बदल भी ली उन्होंने टोपी। हाँ, तो टोपी पहनना चालू कर दिया ना, इतने सालों तक नहीं पहने हैं, आज क्यों पहन रहे वो लोग? चाहे किसी भी तरीके की हो, किसी भी क्वालिटी की हो, किसी भी पैटर्न की हो, लेकिन पहन रहे। तो स्थिति काफी अच्छी हुई है। लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है, लोगों ने ये समझना चालू किया है कि नहीं, बात तो सही है इनकी, ये यही होना चाहिए राजनीति में। तो ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी काफी आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि और भी अच्छा करेंगे हम लोग। चलिए गोपाल इटालिया, ये काफी अहम सवाल है कि आप गुजरात के स्कूलों का जो मनीष सिसोदिया है उनके साथ रखे एक औचक निरीक्षण भी हुआ, लेकिन भावनगर में जहां पर आपके पिताजी रहते हैं वो जगह की भी काफी खराब हालत है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी अक्सर आप कर ये हमला करती है कि ये गोपाल इटालिया का डबल स्टैंडर्ड है कि वो ग्राउंड जीरो पर कुछ अलग बात करते हैं और जब हकीकत होती है उनसे दूर रहते हैं। तो आप पर ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला आरोप है उनको आप किस नजरिए से? क्या डबल स्टैंडर्ड? मैं समझा नहीं, क्या डबल हो गया? मैं समझा नहीं, कौन सी चीज डबल हो गई? मतलब कहने का मतलब ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपके फादर है जो भी भावनगर में रहते हैं वो भी बड़े मतलब अच्छी स्थिति में नहीं रहते, ऐसा आरोप है। वहाँ पर शौचालय तक की सुविधा ही नहीं है, राइट? तो वो तो मैं थोड़ा चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मंत्री थोड़ा हूँ, मैंने थोड़ी सरकार चलाई है कि वहाँ की स्थिति खराब है उसका जिम्मेदार मैं हो गया। मैम तो यही कहते हैं ना, पूरे प्रदेश में हालत खराब है, स्कूल की, अस्पताल की, सब चीजों की, यही तो हम कहते हैं। मैं सरकार में 10 साल रहा हूँ और उसके बाद स्थिति खराब है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब हम यही तो कह रहे हैं कि 27 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर आप खुद कह रहे हैं कि स्थिति खराब है तो फिर क्या कहा जाए? मगर वो आप जैसे मानते हैं कि भाई ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, तो उनके पास तो नोटा का भी ऑप्शन है। बिल्कुल है, तो पार्टी को तो वोट मिल रहा है ना। पार्टी को वोट इसलिए मिल रहा था ना कि आम आदमी पार्टी जैसा शानदार, ईमानदार, दमदार ऑप्शन नहीं था। अब हम है, अब हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव में जा रहे हैं हम आगे। अब देखेंगे इस बार किस तरीके से चुनाव बीजेपी निकालती है। आज तक तो सारी चीजों को मैनिपुलेट करके जीते। हमने यही कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों साथ मिलकर लड़े, दोनों ने मिलकर बीजेपी को बार बार जिताया। लोगों के पास अच्छा विकल्प नहीं था,
इस बार विकल्प आया है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। शायद यही कॉन्फिडेंस गांधीनगर के बाई इलेक्शन के बाद भी आपका वही था, मगर जो हकीकत हुई वो अलग हुई। तो आप मानते हैं कि इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है वो रिजल्ट के दिन भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिंदास रहेगा। सेनापति को हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए। लड़ाई हारना, लड़ाई जीतना होता रहता है, वो नीति पे होता है, लेकिन सेनापति अगर मन से हारा हुआ होता है, जैसे कांग्रेस का सेंटर में भी और प्रदेश में सालों से मन से हारे हुए लोग सेनापति बन के बैठे हुए, क्या जीत लेंगे? हारना जीतना जनता तय करते, लेकिन हम अपने आप को खुद को जीतते हुए तो देखे अपने मन से। अपने मन से तो मैं खुद को, हमारी पार्टी को जीतते हुए देखूं, तब जाके मेरे अंदर ये जोश और जुनून आएगा जीतने का और जिताने का। अब मैं मन से हारा हुआ सेनापति बन के क्या करूंगा गुजरात के लोगों के लिए? तो हम बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हमें हमारे जात के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर। हम लड़ेंगे, शानदार तरीके से लड़ेंगे और अच्छा करेंगे। आपने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीते, लेकिन अहमद पटेल के बेटे, आपने कहा वॉक ओवर हम नहीं देंगे बीजेपी को इस बार। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही 100 विधायकों को हम टिकट नहीं देंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर सब मुद्दों की राजनीति पे आना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जो बेईमान नहीं है, जो ईमानदार है, जिन्होंने गलत काम नहीं किए, जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जिन्होंने कोई ऐसी देश विरोधी एक्टिविटी नहीं की है, उन सारे अच्छे अच्छे लोगों का स्वागत है। बेईमानों का नहीं है, चाहे वो नाराज है या नहीं है। बेईमानों का कोई जगह नहीं है, ईमानदारों की सारी जगह है। यहाँ पे सबका स्वागत है। गोपाल इटालिया, आप साहब के तखल्लुस से अपनी कविताएं लिखते हैं, मगर हम लोग जब देखते हैं तो वो आपकी जो कविता होती है वो स्पेसिफिकली किसी से सेंट्रिक होती है, किसी से बात करते हैं। गुजरात की जनता की बात नहीं होती है, मगर वो किसी को सेंट्रिक करके कही जाती है। तो वो कहाँ पर निशाना लगाते हैं आप? नहीं, वो तो अभी तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। वो तो 2016-17 की बात है, जब मैं सरकारी नौकरी में हुआ करता था तब लिखता था। अब तो वो टाइम ही नहीं रहता है लोगों का काम करने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में, और कोई ऐसा टाइम नहीं रहता है कि मैं कुछ लिख सकूं। तो अब नहीं लिखता हूँ। और कविताएं क्या होते हैं, आमतौर पे प्रकृति होती है, आदमी का आदमी से संबंध होता है, भावनाएं होती है, फीलिंग्स जो दो आदमी के बीच की, उन्हीं के ऊपर लिखा जाता है आमतौर पे। सालों से तो यही लिखते आ रहे लोग, हमने भी उस चीज़ पे लिखा है, और तो क्या है। तो आने वाले दिनों में अगर कविता लिखनी होगी तो किस पर लिखेंगे? लिखेंगे हमारे खुद के हाल के ऊपर लिखेंगे। हम मतलब आम आदमियों के हाल के ऊपर लिखेंगे। कविता के माध्यम से हमारी हालत को बयान करेंगे कि भैया हम ये फील कर रहे हैं। देखेंगे अब वो समय मिलता है या नहीं। चलिए गोपाल भाई, ये शो का अंतिम सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मिशन 182 और हकीकत तौर पर मिशन 150 प्लस सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी कितनी सीट के लिए आश्वस्त है? देखिए, सीटों को नंबर में बोलना ये एरोगेंस है। आपने लोगों को खरीद नहीं लिया है। आप क्यों ऐसा कहोगे कि आप इतनी सीटों पे जीत जाओगे? वो तो लोग तय करने वाले, आप कौन होते हो? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम इतनी सीटों को जीतेंगे, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो जीत के करेंगे क्या इन सीटों का। इन सीटों से वो लोगों का शोषण करेंगे, तानाशाही करेंगे, भ्रष्टाचार क्या करेंगे। तो हम सीटों का दावा नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें जो भी आशीर्वाद मिलेगा हम उनसे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। जितना भी आशीर्वाद मिलेगा उनसे ये काम करेंगे, चाहे दिल्ली में भी, चाहे पंजाब में भी, और गुजरात में भी, और सूरत में। मगर आपने कहा ना कि मन से जीतने वाली फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, तो मन से ही बता दीजिए। तो मन से समझ लीजिए, जीतने के लिए जितनी चाहिए उतनी तो हो गई बाय डिफॉल्ट। वो तो डिफॉल्ट हो गया जीतने के लिए। 182 में से जितनी चाहिए वो डिफॉल्ट है, समझ लीजिए आप। मैं क्यों कहूंगा, वो तो एरोगेंस हो गया कि मैं इतना जीत जाऊंगा। मतलब आप कौन हो? सिकंदर हो जो पूरी दुनिया जीत लोगे आप ये कहो। आप नरमाई से कहना चाहिए, मतलब एकदम नॉर्मल से, कि भाई जनता तय करेंगी, हमने मेहनत काफी की है, काफी अच्छा किया है आज तक, और अच्छा करने के लिए जनता में आशीर्वाद देंगे। हम तो ये बोलना चाहिए। वो तो एरोगेंस हो गया, हम इतना जीत जाएंगे। आप कौन सिकंदर हो? क्यों जीतना है आपको? जीत के क्या करोगे आप? जनता को बिना ऑक्सीजन के मारोगे आप, बिना स्कूल के आप सबको विवश करोगे, बिना पढ़े। तो हमारा सिंपल सा कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं गुजरात में आगे बढ़ने की। हमारी विचार जो है, अरविंद केजरीवाल जी के जो काम है वो लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां तक लोगों तक ये बात, जिस दिन लोगों तक पहुंचेगी, लोग तय करेंगे, खुद उठ के हमको आशीर्वाद देंगे, और हमें पूरा यकीन भरोसा है कि शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये थे गोपाल इटालिया,
जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि प्रदेश में गुजरात में लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी चल रही है। दो पार्टी मत कहिए, दोनों पार्टी एक ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ईमानदार राजनीति करती है। ऐसे में हम पूरी तैयारी करेंगे कि हम कड़ा मुकाबला लड़ें। उन्होंने कहा कि हम कितनी सीटें जीतेंगे इसका भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। गोपाल इटालिया इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है और उनकी कोशिश है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपकी डिमांड, हमारी डिमांड को लेकर। तब तक देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज। To get more updates like this, subscribe Nation Plus News and press the bell icon. Also, follow us on our Instagram, Facebook, and Twitter handles.